हे वीर पुरुष पुरुषार्थ करो, तुम अपना मान बढ़ाओ न, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उनको जवाब दे आओ न। वे वीर पुरुष होते ही नहीं जो दूजों को तड़पाते हैं, वे वीर पुरुष होते सच्चे जो दूजों का मान बढ़ाते हैं। इतनी जल्दी थक जाओ नहीं, चलना तुमको अभी कोसों है, पांडव तो अब भी 5 ही हैं पर कौरव अब भी 100 हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं NCERT के बनाए गए नोट्स में से और कक्षा 9वीं भूगोल वर्तमान में चल रही है। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल के लिए इसका नाम है समकालीन भारत एक। तो चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 3 और पाठ का नाम रहेगा अफवाह। प्रथम बिंदु देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी, क्योंकि अमेजन नदी का जो अपवाह का क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। और भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। सपोज कीजिए ये भारत है, जो इस हिस्से में नदियां हैं वो कहलाएंगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और ऊपर वाले हिस्से की नदियां कहलाएंगी हिमालयी नदियां। आगे पढ़ते हैं। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। आगे देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। अब ये बिंदु देखिए, हिमालय की नदियां मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। और ये आकृतियां किस किस प्रकार की होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, एक चित्र के माध्यम से हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। नंबर 1 पर देखिए, शिप्रिका नदी जा रही है और उसने रास्ते में क्या बना दिए? बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण उसने कर दिया। ये क्या कहलाते हैं? शिप्रिका कहलाते हैं। एक नदी है, वो किस प्रकार की घाटी का उसने निर्माण कर दिया है? वी आकार। और जो वी आकार की जो नदी है वो गार्ज का निर्माण भी करती है। आगे देखिए, कैनियन, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनके बीच में से क्या निकल रही है? नदी निकल रही है। इस चित्र के माध्यम से समझिए, इसमें 3 चीजें समझाई गई हैं। यहाँ पर अपमान यानी जलप्रपात से जस्ट पहले क्या है? अपमान। और यहाँ पर जो नीचे गिर रहा है वो जलप्रपात, और जलप्रपात जहाँ पर गिर रहा है एक कुंड का निर्माण होता है, इसको अपन क्या कहेंगे? अवनमन कुंड। आगे देखिए, एस आकार की घाटी और गोखुर झील। देखिए, नदियां होती है वो किस शेप में बहती हैं? कई बारी एस के आकार में बहती हैं, और एस आकार में बहते बहते ही एक हिस्सा वो अपने से अलग कर देती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? गोखुर झील। आगे देखिए, नदीय द्वीप, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े एकत्रित होकर एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। आगे है एस्चुरी। ये देखिए, पर्वतों के बीच में से नदी निकल रही है और इन्हीं पर्वतों को ये टूट टूट कर कण एक बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं और एस्चुरी का निर्माण करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये लंबी हैं तथा अनेक बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। नंबर 1 पर देखिए, कौन सी नदी है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। भारत में यह लद्दाख से प्रवेश करती है।
यहाँ यह गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इसमें आकर मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंधु नदी तंत्र, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी है सहायक नदियां, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, जास्कर, डास, श्योक, कुर्रम तथा मुम्मल। बिंदु देखिए, सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चौम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है यानी मानसरोवर झील से, और ये यहाँ से निकलती हुई कहाँ प्रवेश करती है, लेह में। और लेह से आगे फिर इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, इधर से श्योक नदी आकर मिलती है और ये नल लेपाक में घुस जाती है और फिर आगे अरब सागर में ये गिर जाती है। और यहाँ पर मिठनकोट है। मिठनकोट में भारत से जो अन्य नदियाँ हैं वो आकर मिठनकोट में मिलती हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर किशनगंगा, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। ठीक है। और सतलुज और व्यास के संगम पर एक डैम बनाया गया है और उस डैम से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। देखिए ये 3 देशों से होकर बहती है, कौन कौन से, भारत, चीन और नल्ले पाक से। और इंदिरा गांधी नहर जो है वो कितनी है, उसकी लंबाई 649 किलोमीटर। और ये जीवनदायिनी है, राजस्थान की जो थार है उसकी ये जीवनदायिनी नहर है। देखिए सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाक में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। यह कराची के बाद अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय तथा पंजाब में तथा शेष भाग नल्ले पाक में है। 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। आगे देखिए, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई हेतु उपयोग इसका करते हैं। नंबर 2 पर देखिए, गंगा नदी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा में मिलने वाली नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। और यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में ये मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण उत्तर में हर वर्ष क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। नदियां उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं क्योंकि प्रति वर्ष अपने पानी के साथ ये बहुत सारी गाद एकत्रित कर देती है मैदानों में, और जो कि कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई तथा इनमें पानी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। पश्चिम बंगाल का फरक्का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे उत्तरी बिंदु है गंगा डेल्टा का। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम की दृष्टि से। एक चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए
बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां और दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। अब बाईं तरफ से देखिए पहले कौन सी मिलती है, रामगंगा, गोमती। और ये तीन नदियां हैं वो कहाँ से आती हैं, नेपाल से आने वाली कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी। और इधर से कौन आती है, महानंदा। तो ये सभी नदियां कहाँ से आती है, बाईं ओर से गंगा में मिलती है। और अब पढ़ते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंबल, बेतवा और केन नदी किस में मिलती है, यमुना में आकर मिलती है। और यमुना बाद में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और फिर आती है टोंस, टोंस के बाद आती है सोन। ठीक है, ये कौन सी नदियां हैं, ये दाईं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसमें दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एवं गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चेमायुंगडुंग हिमनद इसका उद्गम स्थल है यारलुंग सांगपो तिब्बत में, और ये दिहाग से प्रवेश करते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये घुसती है। और इसके बाद में दिबांग, लोहित जैसी कुछ छोटी नदियाँ इसमें आकर मिलती है और फिर यहाँ से इस रास्ते पर होते हुए ये सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और अनेक छोटी छोटी जो नदियाँ हैं इसमें आकर ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं, जैसे कि इधर से ये तीस्ता नदी। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। आगे नर्मदा द्रोणी देखिए। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आगे देखिए, तापी द्रोणी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है। यह अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार शामिल हैं। नर्मदा की कुल सहायक नदियां हैं 41 यानी 41,
और प्राचीन नाम है वो है रेवा। और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ से निकलती है, ये मकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ पर है पुष्पराज गढ़। ये वो नहीं है पुष्पराज में झुकेगा नहीं, ये एक स्थान का नाम है। मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। साकरी, आनंदमय नदी और मैकाल सुरक्षा, नामदासों आदि अनेक नामों से इस नदी को जाना जाता है। और इस नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जैसे तवा बांध, देजला देवड़ा बांध, साटक बांध, महेश्वर बांध। बहुत सी परियोजनाएं इस नदी पर बनी हुई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना सरदार सरोवर डैम भी इस नदी के ऊपर बना हुआ है। और एक ओंकारेश्वर परियोजना है, वो भी इस नदी पर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। पश्चिमी घाट की ढालों में निकलती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1500 किलोमीटर के लगभग है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका 50% भाग महाराष्ट्र में और बाकी मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वैनगंगा तथा पेनगंगा। इसमें से अंतिम 3 बहुत ही बड़ी हैं। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए महानदी द्रोणी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। आगे देखिए कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर यह लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए कावेरी द्रोणी। यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भावानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। एक चित्र के माध्यम से इन सभी नदियों को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हुगली, ये गंगा का ही पार्ट है, क्योंकि गंगा के पश्चिम बंगाल में आने पर 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट तो हुगली के रूप में जो भारत में रहता है और एक इधर बांग्लादेश में चला जाता है। उसके बाद देखिए दामोदर। दामोदर का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। उसके बाद स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा का जो उद्गम स्थल है वो रांची के पठार, झारखंड में। और उसके बाद वैतरणी। वैतरणी कहाँ से निकलती है, क्योंझर के पठार से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में है। आगे ब्राह्मणी नदी है। और ब्राह्मणी नदी जो है वो 2 अन्य नदियों से मिलकर बनी है, यानी इसमें शंख नदी और कोयल नदी दोनों का संगम कहाँ होता है, राउरकेला में होता है। और इससे पहले ये 2 भागों में बट जाती है, एक का नाम शंख नदी और एक का नाम कोयल नदी। और ये झारखंड से निकलती हैं, लेकिन ख़त्म कहाँ पर होती है, ये ख़त्म होती है उड़ीसा में। इसके अलावा नीचे देखिए आप महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है, सिंहावा पहाड़ी, कहाँ से, छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, आगे है गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। इसके बाद आती है नंबर कृष्णा का। कृष्णा 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र से निकलती है। किस किस राज्य से होकर ये निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके बाद पेन्नार। पेन्नार कहाँ से निकलती है, कोलार, कर्नाटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, जो कि कर्नाटक में है। और ये एकमात्र सदाबहार नदी है, कौन सी, कावेरी। और इसका क्षेत्र कितना है, 805 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बहती है। इसके अलावा 2 अन्य छोटी छोटी नदियाँ हैं तमिलनाडु की, देखते हैं कौन सी है, वेगई और ताम्रपर्णी। वेगाई जो नदी है वो पाक की जो खाड़ी है उससे निकलती है तमिलनाडु में। और ताम्रपर्णी जो है वो मन्नार की खाड़ी से निकलती है तमिलनाडु में। तो ये प्रायद्वीप की नदियाँ थी। जो जल है वो अंतिम में बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। आगे देखिए
भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा। आगे देखिए झीलें। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। कुछ झीलें जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही हुआ है। आगे देखिए, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन, मत, अरल आदि। आगे देखिए, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करती है, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल वाली झील है और ये क्या है, मौसमी है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। आगे देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नांगल परियोजना इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी NRCP की, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। और NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बिंदु है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अगली कक्षा में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।